गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 7 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी कंसर्निंग भी है, क्योंकि सरपंच पति कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो सरपंच जो विमेन होती हैं जिनको रिजर्वेशन के तहत सरपंच बनाया जाता है, बेसिकली जो रियल पावर है वो उनके हाथ में नहीं होती है। रियल पावर जो उनके हस्बैंड होते हैं या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, मेल जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है वो पावर। तो उसके बारे में बात करेंगे। कोर्ट का भी यहाँ पे कुछ डिसीजन आया है, थोड़ा उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इसे हम लोग GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर सकते हैं। सोसाइटी वाला टॉपिक भी हो जाता है और ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक भी हो जाता है। और चलो, हाई सीज ट्रीटी वैसे तो रिपीटेड है, 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था। किस तरह से 20 साल की नेगोशिएशन के बाद एक हाई सीज ट्रीटी जो है की गई है, जहां पे इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आज इसके बारे में फिर से बात करेंगे, थोड़ा सा अपडेशन रहेगा। लेकिन GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार मेंस में यहाँ से आने के क्वेश्चंस काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नया ट्रीटी है ना, 20 साल के बाद बना है। उसका डार्क पैटर्न ये भी हम लोगों ने लास्ट वीक किया था, लेकिन आज कुछ नई अपडेशन इसके अंदर होगा। तो देखिए, ऐसा ही होता है न्यूज़पेपर में भाई, जितनी बार आप इसको कवर करोगे एक टॉपिक को, आपको कुछ ना कुछ 2-4 पॉइंट नए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में रहते हैं। अब मान लो आपने किसी टॉपिक के बारे में 10 पॉइंट पढ़ लिए, अब एग्जाम में 10 पॉइंट तो आपको याद आएंगे नहीं। तो एग्जाम में अगर 5 या 6 पॉइंट भी आपको याद आ जाते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। तो अगर सिर्फ 5 या 6 पॉइंट ही याद करके जाओगे तो एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 ही आपको याद आएंगे, जो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डायमेंशंस कवर करना जरूरी है, ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो सके। और जब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होती है तो बहुत सारी चीजें आप खुद से भी कंक्लूड कर सकते हो। इसीलिए तो यही मजा है न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने का सिर्फ यही फर्क होता है। डार्क पैटर्न्स के बारे में फिर से हम लोग बात करेंगे, किस तरह से इंडिया में जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, डार्क पैटर्न को किस तरह से यूज किया जाता है टू मैनिपुलेट द कस्टमर्स, और हम लोग सभी इसी के शिकार रहे हैं कभी ना कभी। तो आप थोड़ा देख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस, आज फिर से कुछ पॉइंट हम लोग नया इसमें करेंगे। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आई डोंट थिंक सो कुछ नया बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट आपको मिलेगा, लेकिन यस, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो ये भी हम लोग अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन अगर फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन बीइंग मिसयूज्ड इन कनाडा बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स। हम एंटी इंडिया एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं जी खालिस्तान की बात कर रहे हैं। तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में और लंदन में, इन 4 कंट्रीज के अंदर प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट हैं, यानी कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वही पिछले कुछ दिनों में वहां पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इवन सैन फ्रांसिस्को के अंदर तो हमारे कॉन्सुलेट को आग लगा दी गई थी। और कनाडा के अंदर तो पोस्टर्स बांटे जा रहे हैं, दीवारों पे पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पे सरेआम ये अपील की गई है प्रो खालिस्तानी जो सिंपथाइजर हैं, एलिमेंट्स हैं, कि इंडियन कॉन्सुलेट को मारा जाए। वायलेंस की सरेआम उनके अपील हो रही है। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, वो तो भगवान जाने वो भगवान ही मालिक है उनका। तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये सब कुछ अलाउ करते हैं। लेकिन सबको पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ नहीं है भाई। ये सीधी सी बात है, ये पॉलिटिक्स है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। क्योंकि जो सिख कम्युनिटीज की बहुत सारी वोट्स उनको मिलती हैं, इवन वो सिख जो डोमिनेटेड जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे, अभी उसके साथ वो अलायंस में है। तो सीधी सी बात है भाई, अब वोट का पॉलिटिक्स है। हर जगह होती है, इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में भी हो रही है। लेकिन हम लोगों ने कनाडा के साथ एक ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया है कि देखिए ठीक है, एंटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये सब आप कर लीजिए, रैलियां हो रही हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में भी होता है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अलाउ करते हैं। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जब आप उसको पुश करने लगते हो, वायलेंस जब होने लगता है, तब दिक्कत है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। और वहां पे तो सरेआम पोस्टर बांटे जा रहे हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक करो, उनको आग लगाओ, उनको मारो, पीटो। ये बर्दाश्त नहीं है भैया। आप रैली निकालिए पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी करते हैं, आप भी करिए। लेकिन वायलेंस नहीं, वो नहीं होगा। तो कनाडा को हम लोगों ने बड़ा सख्त लायक भाषा में बोला है कि थोड़ा सुधार कर लो अपने एटीट्यूड के अंदर। खैर, as envoys says G20 summit is the key event for the Russia Putin visit, now a possibility। तो अगर ऐसा हो गया, अगर पुतिन भाई साहब इंडिया में आ गए G20 की मीटिंग के लिए,
तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। पिछले साल जो मीटिंग हुई थी बाली में G20 की, उसमें पुतिन नहीं आए थे क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा था, नया-नया वॉर था, वेस्टर्न कंट्रीज अगेंस्ट थे। लेकिन वॉर तो अभी भी चल रहा है, लेकिन वॉर को चलते हुए समय हो गया है। और G20 और इंडिया तो भैया खास मित्र है रशिया का, तो अगर इंडिया पुतिन को बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? तो ऐसा हिंट दिया गया है उनके द्वारा कि G20 जो समिट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आ जाए। और अगर वो इंडिया में आ गए G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि सितंबर 9 से 10 के बीच में दिल्ली में होने वाली है, तो भैया हो जाएगा हंगामा। हंगामा तो सीधी सी बात है, क्यों होगा? क्योंकि भैया वेस्टर्न कंट्रीज उनको बाइकआउट करने वाली है। उनको बॉयकॉट करेंगे तो शायद वो उस मीटिंग में ना आए। तो इंडिया के लिए ये कहीं न कहीं एक पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन इसीलिए है क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ पे रशिया और वेस्टर्न पावर एक साथ आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोगों ने एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्रोवाइड करवाया। और अगर हम लोग जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह भी इश्यू करवा देते हैं, तो इसका मतलब कुछ अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन चैलेंज इसीलिए है कि बाय चांस अगर पुतिन आ जाते हैं और वेस्टर्न कंट्री उस मीटिंग का बॉयकॉट कर देती हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक फेलियर होगा, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को बोर्ड पे नहीं लेके आ पाए। ये दिक्कतें हैं। अब इंडिया का क्या कहना है? मतलब ओवरऑल इंडिया का क्या कहना है? इंडिया का ये कहना है कि देखिए भैया G20 जो है आप उसको पॉलिटिसाइज़ मत करिए यार। G20 का बेसिक फोकस क्या है? जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करना। इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव करना है, इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे इंप्रूव करना है। आप यहाँ पे पॉलिटिक्स मत घुसाइए, अपनी पॉलिटिक्स को घर पे रखिए। यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है हम भी उससे कंसर्न्ड है, सारी दुनिया उससे कंसर्न्ड है। गलती किसकी है हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज़ इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर आप डेफिनिटली बात कर सकते हो। पेट्रोल के प्राइसेज़ हाई हुए पड़े हैं, फर्टिलाइज़र के प्राइसेज़ हाई हुए पड़े हैं, फूड क्राइसिस एंड ऑल दैट। उनके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पुतिन जो है इंडिया में आ सकते हैं। हिंट थोड़ा-सा हमें यहाँ पे मिल गया है। जॉइंट स्टेटमेंट की यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि इन्ही डेफिनिटली अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ज़िक्र यूक्रेन का भी आएगा, रशिया का भी आएगा, तो चाइना और रशिया जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कंसेंसस नहीं बन पाएगा। और अगर किसी मीटिंग के अंदर कंसेंसस नहीं बनता है, तो ये भी उस मीटिंग का फेलियर माना जाता है। और अगर कंसेंसस नहीं बनता है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होता है, तो इंडिया का G20 अब तक का ऐसा पहला G20 होगा जहाँ पे जॉइंट कंसेंसस नहीं होगा। तो ये भी कहीं हमारे लिए फेलियर ही जैसा है भई। तो लेट्स होप सब कुछ ठीक-ठाक रहे। वो आएँ, पुतिन जी आएँ, जॉइंट स्टेटमेंट भी हो, वेस्टर्न कंट्री बैठें, बातचीत करें और हो सकता है भैया यहीं से सॉल्यूशन निकले। सॉल्यूशन तो सभी ढूँढ रहे हैं ना, लेकिन एक मौके की तलाश है। तो शायद ये एक मौका ऐसा हो सकता है सॉल्यूशन ढूँढने के लिए। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। ये हम लोगों ने कल आपसे एमसीक्यू पूछा था, जिसका आंसर हो जाता है डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, क्योंकि बिरसा मुंडा रिवोल्ट को कहा जाता है उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्त, ठीक है? इसको कहा जाता है, तो ये थोड़ा-सा आप पढ़ सकते हो, ये तो कल वाले क्वेश्चन का ही आंसर है बेसिकली। आपको सारे रिवोल्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में रिवोल्ट्स के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। चलिए। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड एनजीओ टू मूव सेंटर अगेंस्ट द इश्यू ऑफ द सरपंचपतिज्म इन द पॉलिटिक्स। तो बेसिकली एक एनजीओ है और एनजीओ का नाम है मुंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये नाम आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं याद करना है। तो ये चलेगा भैया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, इंडिया में सरपंच बनती है वीमेन, लेकिन जो पावर होती है, वो उनके पति के द्वारा एक्सेस की जाती है। उनके पति भी हो सकते हैं, देवर भी हो सकते हैं, ससुर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बेसिकली जो वीमेन को चुना गया है इलेक्शन के द्वारा, वो पावर एक्सरसाइज़ नहीं करती हैं। तो इसके अगेंस्ट में आप कुछ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आप गवर्नमेंट के पास जाइए, क्योंकि एग्ज़ीक्यूटिव का काम है, कानून बनाना उनका काम है, ठीक है? कानून को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है, मेरा उसमें तो कुछ रोल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सेंटर के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। तो ये सरपंच पति जो वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो आई जो है वो चला गया। आई चलिए मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, मध्य प्रदेश की पिक्चर है और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था पिछले दिनों बहुत सारी वीमेन जो चुनी गई थी सरपंच, भैया उनके पति शपथ ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं और ये काफ़ी वायरल हुआ था इंटरनेट पे वीडियो। पत्नी कहीं भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पत्नी वहाँ पे बैठी हुई हैं और ये वो ओथ ले रहे हैं, नहीं, पत्नी घर पे खाना बना रही है। लेकिन ये भाई साहब, उनके देवर, ससुर, हस्बैंड
वहां जाके ओथ ले रहे हैं। समझ, ये होता है सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट। इट्स अ प्रैक्टिस वेयर हस्बैंड ऑफ वुमन सरपंच exercise undue influence on the work of their elected wives and also sometimes run the office in place of them। गांव में हमेशा हस्बैंड के नाम से ही सरपंच, हाँ भैया कौन हस्बैंड है, अच्छा वो रामचरण हस्बैंड है, जबकि उसकी वाइफ जो है, ओ सॉरी, रामचरण जो है वो सरपंच है, जबकि एक्चुअली में उसकी वाइफ सरपंच होती है। तो सारी पावर जो है उसी के नाम पे चलती है, जिसे कहता है सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट। यह सरपंच पति भी होता है, सरपंच देवर, सरपंच ससुर, या कोई और रिश्तेदार होता है जो मेल होता है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो हमारा जो आर्टिकल 223 डी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ वीमेन की बात यहाँ पे करता है। हाउएवर द प्रधानपति कल्चर डिफीट्स द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अब मतलब क्या मतलब है, आपने वीमेन को रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया कानून बना के, लेकिन पावर तो नहीं है भाई। कानून बनाया किस लिए गया था, ताकि वीमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी एम्पावरमेंट हो। एम्पावरमेंट तो तब होगी जब वो खुद जाके स्टेज पे जाके आगे बढ़ के काम करेंगी, लेकिन वो काम तो पति साहब कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उसका पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है, हमारा जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों ने किया था। लेकिन कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि वीमेन इलेक्ट होने के बावजूद भी प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं अपनी पावर को? इसके बहुत सारे रीजन है ना, और आपको वैसे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। पहली बात तो यह है कि भई वीमेन को ऐसा माना जाता है कि आप घर के काम करिए, है ना? चारदीवारी के अंदर रहिए, खाना बनाइए, बच्चों को पालिए, बुजुर्गों को देखभाल कीजिए। उनका माना जाता है कि उनका यही काम है। जो पावर होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो मोस्टली मर्द के हाथ में रहती है। तो ये एक हमारा सोसाइटल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एक बिलीफ सा बन गया है, और जिसको हम लोग ढो रहे हैं। तो पैट्रियार्कल जो जेंडर नॉर्म्स हैं, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो पैरोकियल यानी कि जो नैरो माइंडसेट है, वो आज भी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है। उसके अलावा विमेन को कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाती। कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सेंस आप ये देख लीजिए कि जो लोकल पॉलिटिक्स है, वहाँ पे विमेन अगर जो चुन के आ रही हैं, क्या उनको ट्रेनिंग दिया गया? ऐसा तो नहीं हुआ। अब किसी गाँव में विमेन रिजर्वेशन है, तो विमेन वहाँ पे सरपंच बनेगी। क्या वो जो इलेक्शन वहाँ पे लड़ रही है, क्या वो एजुकेटेड है? क्या उसको प्रॉपर लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग दी गई है? क्या वो अवेयर है अपने अधिकारों के बारे में? या सिर्फ वो इलेक्शन इसलिए लड़ रही है क्योंकि रिजर्वेशन है? अब पिछली बार हो सकता है कोई मेल वहाँ पे सरपंच हो, और हो सकता है इस बार वहाँ पे वीमेन का रिजर्वेशन आ गया हो, क्योंकि ये तो रोटेशन सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो वो जो सरपंच पति होता है, वो अपनी पत्नी को ही इलेक्शन लड़वा देता है, और जब पत्नी इलेक्शन जीत जाती है उस पति के नाम पे, तो भैया सारी पावर होगा मेल के हाथ में रहती है। पुअर सोशल स्टेटस ऑलरेडी वीमेन का हमारे यहाँ पे है, इलिटरेट वीमेन, यस। फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में। वीमेन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मेल के ऊपर डिपेंड करती, तो क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो बेसिकली वो सर्वाइवल के लिए डिपेंड कर रही है। क्योंकि काम कौन कर रहा है बाहर निकल के? पति काम कर रहा है, है ना? पत्नी को तो काम करना या तो अलाउड नहीं है, या फिर बाहर जॉब्स ही नहीं है। तो ऐसे केस में कौन काम करेगा? हस्बैंड काम करेगा। तो क्योंकि वीमेन डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिपेंडेंसी के ऊपर भी आ जाता है ना? लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डेटरेंस लो। ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि बाई चांस अगर कोई सरपंच पति पावर एक्सर्ट करता है तो उसको पनिश किया जाए। ठीक है, मान लो चलो गाँव में भी ठीक है, मान के चलो आप 1% के लिए कि गाँव गाँव में उस वीमेन को कोई जानता नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी तक वो बाहर निकली नहीं थी। अब वो सरपंच बन गई क्योंकि रिजर्वेशन हो गया। वहाँ पे उसके हस्बैंड को लोग जानते हैं, तो मान के चलो कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब सरकारी दफ्तर में काम करवाना होता है, जब बीडीओ ऑफिस में जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाना होता है, उस समय भी वीमेन को वहाँ पे नहीं भेजा जाता एज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंचायत और द सभा। उस समय भी उसके पति जा रहे हैं। अब जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास जा रही हैं या बीडीओ के पास जा रहे हैं, तो वो उनको क्यों नहीं पूछते, भई तुम्हारी वाइफ का है जो कि रियल सरपंच है, आप यहाँ पे क्यों आए हो? आपको पनिश किया जाएगा। ऐसा कोई कानून है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे। ये सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल एंड द जनरल एजुकेशन डेफिशिएंसी तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे है ही। वीमेन एंड देयर कंट्रीब्यूशन आर नॉट एडिक्वेटली रिकॉग्नाइज्ड। उनको अगर वीमेन काम करती भी हैं, तो उसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे होता ही है। लोकसभाs आर डिसऑर्डरली इम्पीड वीमेन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। वीमेन को तो बोलने की आज़ादी है ही नहीं। तो जब बोलने की आज़ादी है ही नहीं, अगर आप पावर एक्सर्ट करोगे तो बोलना तो पड़ेगा ना यार।
तो इसीलिए उनको अलाउ ही नहीं किया जाता। न्यूमरस वीमेन लीडर इन द पंचायत हैव बीन टारगेटेड, कई बार उनके ऊपर अटैक भी होता है। और बहुत बार कोई वीमेन अगर अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, मान लो पंचायत वगैरह के अंदर, तो सोसाइटी में ना लोग बातें बनाने लगते हैं कि यार ये वीमेन जो है वो तो हाथ से निकल गई है ना? ये वीमेन को तो शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, ऐसे घूंघट खोल के जो है वो सरेआम लोगों से बात कर रही है। इस तरह की बातें भी सोसाइटी में होती हैं। तो पहले ही आप उनको अधिकार नहीं दे रहे हो, और कोई वीमेन अगर एक्सरसाइज कर रही है तो आप उसको जैसे नीचे खींच रहे हो, क्योंकि वो आपके पैट्रियार्कल माइंडसेट के अगेंस्ट में चला गया और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये चीजें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे होती हैं। और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिस वर्क, दोनों के बीच में बैलेंस करना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे है। और बहुत बार ऐसा होता है जब वीमेन जो सरपंच बनती हैं तो साफ-साफ कंडीशन रख दी जाती है फैमिली मेंबर्स के द्वारा कि देखो तुम्हें सरपंच बनना है, बनो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मत भागिए। वही खाना बनाना, बच्चों का टेक केयर करना, वो सारी चीज़ें। तो दोनों को कैसे बैलेंस करोगे आप यार? मुश्किल हो जाता है, बहुत काम होते हैं पंचायत में भी। तो ये बहुत सारी समस्याएँ हैं, जो कि इस प्रॉब्लम का कारण यहाँ पे है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो 1992 में 3 टियर सिस्टम हम लोगों ने पंचायत में बनाया था, जिसमें ग्राम सभा, उसके बाद जो है अपना जो है ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है? तो हम लोगों ने इसको बनाया था। तो ये डायरेक्ट लोकल डेमोक्रेसी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और पहली बार जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया था। जिसके अंदर हम लोग ने आर्टिकल 243 डी इंसर्ट किया गया था उसके द्वारा, जिसके अंदर 1/3 जो वीमेन जो एससी, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, और 1/3 जो है ओवरऑल पंचायत में दिया गया है वीमेन को रिजर्वेशन 1/3 मतलब 33%, और ये रोटेशन सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है? मतलब ये गाँव में अगर कोई वीमेन रिजर्वेशन के तहत अगर वीमेन सरपंच बनती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बनेगी, हो सकता है अगली बार वहाँ पे मेल सरपंच के लिए कोटा आ सकता है। तो लोकल में तो ये है। और इस बार जो जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि इंडिया में लोकल जो पंचायत हैं, वहाँ पे 40% वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये नाम का है, पावर तो भैया पति के हाथ में है ना। सिर्फ खाली नंबर होने से क्या होता है? नंबर होने से कुछ नहीं होता। अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट की, या बात करें लोकसभा की, हम लोग बात करें, राज्यसभा की बात करें, या हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, वहाँ पे तो हालत और भी खराब है। वहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन 10 से 12% ही है कुल मिला के। लोकसभा के अंदर अभी 2019 के बाद से 15% का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा है आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टेट्स के अंदर एक सिचुएशन थोड़ी-सी चेंज हुई है। 2006 में बिहार देश का पहला ऐसा स्टेट बना था, जहाँ पे 50% रिजर्वेशन किया गया था। अभी इंडिया में 20 स्टेट्स के अंदर इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश 50% रिजर्वेशन है फॉर द वीमेन एट द पंचायत लेवल। तो ये सिर्फ नाम के लिए है। रियल पावर तो पति, देवर, जेठ, ससुर, वो लोग कर रहे हैं ना यार। तो यही बेसिकली इस आर्टिकल का मेन पर्पज़ था। इस लेजिस्लेशन का इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, देखिए, ऐसी भी बात नहीं है कि हम लोगों ने कोई कानून बना दिया और वो एकदम से रातों-रात जो है सारा सिनेरियो चेंज कर देगा, पूरा हिस्ट्री चेंज कर देगा, ऐसा तो नहीं होता है। समय लगता है। पैट्रियार्कल जो हमारी सोसाइटी इतने सालों से पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, तो ऐसा तो नहीं होता 10-20 साल में आप इसको जो है पूरा ही चेंज कर दोगे। समय तो लगता है। हाँ, लेकिन कानून बनाने पड़ते हैं। पहले से चीज़ें चेंज हुई हैं डेफिनिटली, और आने वाले समय में लेट्स होप और चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी। तो ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नेंस है, डेफ़िनेटली वीमेन का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, और कहीं न कहीं जो बहुत सारे एरियाज़ में, ठीक है, वीमेन एक्चुअली में पावर एक्सरसाइज़ करती हैं। और बाई चांस ये कानून होता ही नहीं, तो बाय कानून होता ही नहीं तो इतनी वीमेन भी नहीं आ पाती। अगर अभी 5 से 10% वीमेन अपनी पावर एक्सरसाइज़ कर ही रही हैं, तो पहले तो ये भी नहीं होता। तो कुछ तो फ़र्क डेफ़िनेटली पड़ा है, और जिन गाँव में वीमेन सरपंच रहती हैं, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को लेके, सैनिटेशन को लेके, रोड, स्कूल, वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ वो अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? स्पेशल वीमेन रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे बर्थ, सेफ डिलीवरी, आशा वर्कर्स को जो अच्छा बेटर काम करती हैं, जहाँ पे वीमेन सरपंच जो है देखने को मिली हैं, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा के अंदर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो वीमेन का जो रिजर्वेशन है, आपको मैंने बता ही दिया, 15% के लगभग लोकसभा में है, 10% के लगभग जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पड़ता है। 1996 में हम लोगों ने एक वुमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 33% रिजर्वेशन देने की बात की थी, लेकिन ये आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। लास्ट टाइम इसको 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस समय में भी ये फेल हो गया। तो ये थोड़ा-सा सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने इसमें अच्छा खासा समय दिया है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने पहले नहीं किया था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द हाई सी ट्रीटी, ये क्या है? वैसे अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बेसिक बेसिक सी चीज आपको बता देता हूँ, कंटेंट आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ सकते हो। हाई सी ट्रीटी, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए हाई सीज क्या होता है। उसके लिए जो है, जिसको आपको ये आपको देखना पड़ेगा, ये यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसके अंदर हमारा जो वाटर होता है उसको अलग अलग टेरिटरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो हमारे इंटरनल वाटर होते हैं, जो हमारी लेक्स होती हैं, जो रिवर्स वगैरह होती है, वो तो हमारे इंटरनल वाटर हो गए, उसमें हमारा पूरा अधिकार होता है। तो कोस्ट एरिया जो होता है, यहाँ से बेस लाइन शुरू होती है, उस बेस लाइन से लेके नेक्स्ट जो 12 नॉटिकल माइल होता है, इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी के ऊपर हमारा पूरा अधिकार होता है, सी के अंदर भी, सी के ऊपर भी, मतलब एयर स्पेस में भी और सी बेड तक भी, बॉटम ऑफ द ओशियन तक हमारा पूरा अधिकार होता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है हमारा कॉन्टिगुअस जोन। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल तक होता है, 12 और प्लस 12। फिर अपने पास आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल होता है। ये जो 200 नॉटिकल माइल मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, जहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहां पे हमारा क्या अधिकार होता है? एयर स्पेस के अंदर कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है। लेकिन जो सी बेड होता है, वहां पे हमारा अधिकार होता है। मतलब वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है, हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ऑयल वगैरह निकालना है या कुछ और मेटल वगैरह आपको वहां से निकालने हैं, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये यूजली हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया ही जो है वो ज्यादातर होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत जगह पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन ये 200 नॉटिकल माइल जो है उसको कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे है हाई सीज। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे के जो वाटर होता है, डीप ओशियन, इंटरनेशनल ओशियन, इंटरनेशनल सी, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर भी कहते हैं, उसे कहते हैं हाई सीज। हाई सीज किसी एक कंट्री की टेरिटरी नहीं होती है, ये सभी की इक्वल टेरिटरी होती है। यहाँ पे किसी एक कंट्री का कानून नहीं चलता है, यहाँ पे भैया इंटरनेशनल कानून चलता है। अब देखिए, जो टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिगुअस जोन है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे कंट्रीज अपने हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन हाई सीज में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हमारे पास नहीं है, और इसीलिए इसका एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हाई सीज के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करती हैं बुरी तरीके से, उनका कमर्शियल यूज करती हैं। तो बहुत सालों से हाई सीज के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए प्रयास हो रहे थे। और ये फाइनली जो हम लोगों ने प्रयास कर रहे थे, उसका एक पॉजिटिव आउटकम हमारे सामने आया है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। सोच के देखिए, 20 सालों से कॉन्टिन्यूसली एक ऐसी ट्रीटी करने की कोशिश की जा रही थी जिससे हाई सीज के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और फाइनली 2023 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया है। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले 1994 और 1995 में हमारे पास दो ट्रीटी हैं इंटरनेशनल वाटर्स को लेके। इसमें से एक है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, और दूसरा है फिश स्टॉक अग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। डायरेक्ट बात हो रही है 2023 वाले अग्रीमेंट में। ठीक है, जिसे कहा गया है हाई सीज ट्रीटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आपको पूरा कंटेंट वहां पे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ट्रीटी के अंदर क्या बात कही गई? एक तो ट्रीटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स को डिस्कशन किया गया है कि क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। ओवर फिशिंग, यस। कोस्टल पोल्यूशन, यस। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यस। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मरीन बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीजिंग सरफेस टेम्परेचर, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम है, इसका इम्पैक्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो उस मरीन बायोडाइवर्सिटी को ही प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजली क्या समस्या होती है? समस्या होती है कंसेंसस की। तो इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी, डिसीजन तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के द्वारा ही लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स, कितने लोग, 3/4 मतलब 75% अगर मेंबर अग्री करेंगे तो उस डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया ताकि कोई कंट्री उसको ब्लॉक ना करे।
देखिए 75% अगर अग्री करती हैं, 20% अगर मान लो 25% अगर डिसअग्री भी करती हैं किसी अग्रीमेंट से, तो उसको पास कर दिया जाएगा। जब भी आप बायोडायवर्सिटी की बात करोगे तो हमेशा तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी तीन चीजें? ये वाली, अरे कंटेंट तो मैंने दिया था। ये वाली तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी भैया। आप जब भी बात करोगे बायोडायवर्सिटी के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में एक चीज होती है, तीन गोल होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज of the components of the biodiversity, fair and equitable sharing of the benefit arising from the genetic resources। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। These are the three goals of the convention of the biodiversity। कंजर्वेशन करनी है, यस। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अपने नेशनल पार्क्स बना के, बायोडायवर्सिटी पार्क बना के कंजर्वेशन कर दिया आपने। सस्टेनेबल यूज करेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट करेंगे। अगर आप किसी जेनेटिक रिसोर्स का यूज करते हो कमर्शियल गेन के लिए, तो उससे जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आप लोकल लोगों के साथ शेयर करोगे, उस कंट्री के साथ शेयर करोगे, कम्युनिटी के साथ शेयर करोगे। ये चीज यहाँ पे, और यही सेम चीज बोली गई है इस हाई सी ट्रीटी के अंदर भी। क्या लिखा हुआ है? फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। द ट्रीटी मैंडेट्स द शेयरिंग ऑफ द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड द मॉनेटरी बेनिफिट थ्रू द इंस्टॉलिंग अ क्लियर हाउस मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद करना एग्जाम के लिए। थ्रू द मैकेनिज्म इंफॉर्मेशन ऑफ द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल। ये टर्म आपको याद करनी है। आजकल यूपीएससी में ना टर्म बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछता है। क्या कहता है? अगर मान लो कोई कंपनी है और वो हाई सीज के अंदर किसी मरीन रिसोर्स का यूज कर रही है और उससे उसको बेनिफिट मिल रहा है कमर्शियल, तो उस बेनिफिट को वो शेयर करेंगे। एक तो इन्होंने ये कहा, और सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप शेयर करोगे इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ रिगार्डिंग दैट। तो अब ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। ये कंट्रोवर्शियल है, क्यों कंट्रोवर्शियल है? इसके अंदर एक टर्म का यूज किया गया है जिसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्ट। ये वाला, ठीक है, ऊपर। बायो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है को मैं बताता चलूं। देखिए, बायो का मतलब तो होता है लाइफ, ठीक है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल। बायो प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, सरकारियां जो कंपनी होती हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं। कोई दवाई आपको बनानी है मान लो, ठीक है, मेडिसिन आपको बनानी है, तो मेडिसिन कैसे बनेगी? वो तो नेचुरल रिसोर्स ही बनेगी ना मेडिसिन तो। कोई पेड़ होगा, कोई मरीन लाइफ होगी, उसका यूज करके हम लोग बनाएंगे। इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब मान लो आपको कैंसर के लिए दवाई बनानी है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई मरीन प्लांट हो, ऐसे कोई मरीन एनिमल हो जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी हो एंटी कैंसर, उसको रिसर्च करना, उससे दवाई बनाना, उसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का यूज करके हम लोग उसको बनाते हैं। इसके बड़े सारे एडवांटेज होते हैं ऑफ कोर्स। एक तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल नॉलेज है उसको एनहेंस करता है। इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलते हैं उससे। यस, कोई दवाई बनेगी तो भैया पैसा तो मिलेगा ही, राइट। बायो प्रोस्पेक्टिंग फोस्टर द कंजर्वेशन। अगर कोई ऐसा मरीन एनिमल है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है तो उसको तो कंजर्व किया जाएगा। यस, और इट बायोस्टैटिंग हैज अ इम्पैक्ट ऑन द एथिक्स ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑल्सो। तो अलग अलग कंपनी आपस में कोलैबोरेट करेंगी, इससे एक एथिकल प्रैक्टिस भी होती है। हालांकि इससे बायो पायरेसी होने के चांसेस भी रहते हैं, बट दिस इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब ये जो हाई सीज की ट्रीटी है, यहाँ पे बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई, अब मान लो कोई अमेरिकन कंपनी है, बायो प्रोस्पेक्टिंग के तहत अगर वो कोई रिसर्च कर रही है और उसने कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किया जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, खर्चा किसका हुआ? उस प्राइवेट कंपनी का। टाइम किसका बर्बाद हुआ? उस प्राइवेट कंपनी का, है ना। इंजीनियर्स किसके, साइंटिस्ट किसके यूज हुए? उस प्राइवेट कंपनी के। सैलरी किसने दिया? प्राइवेट कंपनी में। लेकिन शेयर आपको सबके साथ करना पड़ेगा। ये दिक्कत है ना, क्योंकि इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, चाहे खर्चा आपका खुद का हुआ हो। और यही यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसको अपोज कर रही हैं। बिकॉज वहां पे हैं प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट कंपनियां जो रिसर्च करती हैं, जो डेवलपमेंट करती हैं पेटेंट को लेके, तो वो उसके फेवर में नहीं है। डेवलपिंग कंट्री, खासकर अमेरिका, रशिया भी इसके फेवर में नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन वगैरह भी इसके खास फेवर में नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइवेट कंपनीज को नुकसान होता है।
लेकिन भाई आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पास हो गया तो हो गया है। वैसे भी 75% का अग्रीमेंट चाहिए, 25% डिसअग्री करते रहें तो करते रहें, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो एक आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। उसके अलावा इस ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं मोस्टली चीजें यहाँ पे वो ऑलरेडी ऐड कर दी गई हैं इस कंटेंट के अंदर। ये एक 30/30 भी आपको मैंने बताया था टारगेट के बारे में, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30/30 का मतलब ये है कि 30% जो ग्लोबल ओशियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। ये है 30/30 का मीनिंग होता है। ये कंटेंट मैंने आपको पहले से दे दिया था, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, वो सब मैंने आपको डिटेल अच्छा खासा दिया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो लगातार एनालिसिस देखते हैं उनके पास तो ऑलरेडी होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए नया कंटेंट हो सकता है, तो आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। चलिए जी, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वेंकैया नायडू जी, तो इन्होंने आर्टिकल लिखा है। कुछ खास इन्होंने नई बात इसमें नहीं लिखी, वही घिसी पिटी सी पुरानी बातें लिखी गई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें देखना जरूरी है। जब इतना बड़ा आदमी कुछ लिखता है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यूनियन इनका ये कहना है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में नहीं है तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है। एक तो इन्होंने ये कहा इंडिया इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे है, डिफरेंट कल्चरल, लैंग्वेज, रिलीजियस, है ना, इतनी डाइवर्सिटी है। तो इतनी डाइवर्स कंट्री में अगर हमें नेशनल इंटीग्रेशन करना है, देशभक्ति की भावना एंड ऑल दैट, तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म हो चुका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ समझते हो ना, पर्सनल लॉ रिगार्डिंग मैरिज, पर्सनल लॉ रिगार्डिंग डाइवोर्स, पर्सनल लॉज रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, पर्सनल लॉज रिगार्डिंग अडोप्शन, मेंटेनेंस, ये सब पर्सनल लॉ के अंदर आता है। इनका यूनिफिकेशन अब तक इंडिया में नहीं हुआ, जबकि आईपीसी, सीआरपीसी सारे इंडिया में कॉमन है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो मैंने जो है किसी आदमी को पीट दिया, वो घायल हो गया, उसकी बाजू टूट गई, टांग टूट गई, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, सभी के ऊपर एक ही तरह का कानून लगाया जाएगा। जबकि उसके लिए भी अलग अलग हो सकता है, धर्मों में अलग अलग सजाएं दी गई हों, किसी को चोरी करना, रेप करना, किसी को मारना, मर्डर करना, हो सकता है अलग अलग धर्मों में अलग अलग सजाएं हों, और हैं भी। लेकिन उसको दरकिनार करके हम लोगों ने एक इंडिया का कॉमन यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना दिया है, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्त काम कर रहा है। लेकिन जब बात मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन की बात आती है, तो यहाँ पे पर्सनल लॉज जो है वो काम करते हैं, और यूनिफिकेशन इसका अभी तक नहीं हुआ है। तो यूसीसी को लेके हमारे यहाँ पे हिस्ट्री क्या है? देखिए अभी उत्तराखंड ने भी कहा कि हम लोग अपने स्टेट के अंदर लेके आएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। हिस्ट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर खूब सारी चर्चाएं की गई थी, बाला साहब अम्बेडकर तो बड़े पक्ष में थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के। इनका तो कहना था कि भाई रिलीजन बिल्कुल सेपरेट चीज है, पॉलिटिक्स एक सेपरेट चीज है। रिलीजन में बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जिससे सोशल इनइक्वालिटी होती है। ये कानून का काम है, ये पॉलिटिक्स का काम है कि उन सोशल इनइक्वालिटी को दूर करे। तो सोशल इक्वालिटी को दूर करना है अगर, तो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दूर करना पड़ेगा। लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। उसके अलावा हमारे पास नादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी भी थे, कैम मुंशी जी भी थे, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को काफी फेवर किया, और अच्छा खासा लंबा चौड़ा डिबेट डिस्कशन हुआ था, लेकिन इनकी बात भी किसी ने सुनी नहीं। तो फाइनली ये कंसेंसस बना नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रियलाइज किया कि हो सकता है फ्यूचर में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। अभी सोसाइटी इतनी मैच्योर हुई नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, लेकिन फ्यूचर में सोसाइटी मैच्योर हो सकती है, और इसीलिए इसे फ्यूचर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको आर्टिकल 234 के अंदर ऐड किया एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ये होता है दैट it requires the state to enact the UCC that applies to all citizens cutting across the faith, practices and personal law। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि यह स्टेट अगर चाहे तो बाद में इसको लेके कानून बना सकता है, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि कंडीशंस आर अप्रोप्रिएट ना हो। 1947 में कंडीशन प्रॉपर नहीं थी, हो सकता है 2013 में कंडीशन प्रॉपर हो गई हो। तो इतने साल हो गए हैं, क्या अब तक सोसाइटी मैच्योर नहीं हुई है? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारी जजमेंट में
यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया है। और कोर्ट तो अभी भी कर रहा है। अभी 2018-19 में भी कोर्ट ने कहा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आप क्यों नहीं कर रहे यूसीसी को। तो जैसे हमारे यहाँ पे 1985 का केस, शाह बानो केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहा, बहुत जबरदस्त केस रहा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और एक्चुअली ये एक ऐसा मौका था इंडिया में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता था। और देखिए, कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप एक साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लेके आइए, अब धीरे 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 करके उसको लेके आइए, क्योंकि एक चीज का एवोल्यूशन होता है ना। एकदम से सब प्रोविजन लेके आना, उसको इंप्लीमेंट करना मे नॉट बी लीगली पॉसिबल। आप उसका एवोल्यूशन करिए, लेकिन इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना किसी लेवल पे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जब इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। शाह बानो जी जो हैं, इनका डिवोर्स हुआ था इनके पति से, एमए खान से, और ये कोर्ट में चली गई। कोर्ट में इन्होंने कहा कि भैया हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके तहत मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, मतलब खर्चा मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे पति से मुझे खर्चा मिले, क्योंकि इंडिया का कानून ये कहता है, सीआरपीसी ऐसा कहता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, सीआरपीसी ऐसा कहता होगा, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, 1937 शरीयत लॉ, वो कहता है कि मेंटेनेंस तभी तक मिल सकती है जब तक उस लड़की की, मतलब वाइफ की, अगली शादी नहीं होती। इसलिए हम इसको मेंटेनेंस नहीं देंगे। कोर्ट ने उस बात को रिजेक्ट किया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, शाह बानो जी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब इस बात से खूब हंगामा हुआ, और फाइनली उस तरह की जो गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट, जिसको आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है इसके लिए, उन्होंने एक कानून बना दिया। और उस कानून में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ को, मतलब डिसीजन को, रिवर्स कर दिया। और ये कहा गया कि नहीं, मुस्लिम्स के अंदर वीमेन आर नॉट लायबल टू मेंटेनेंस एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दे आर लायबल टू लिमिटेड मेंटेनेंस ओनली, ओनली अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। इसे इद्दत कहते हैं, ठीक है, इद्दत एक टर्म होती है ये मेंटेनेंस वगैरह को लेके। उसके अलावा जो है सरदार मुदगल केस हुआ, ऐसे पन्नालाल बंसीलाल केस हुआ, ऐसे ही फिर जो है एक जोन वाला केस हुआ था। इन सारे केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने मोर और लेस यही कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू रिलीजन एंड वीमेन राइट्स, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, तो कौन प्रिवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रिपल तलाक वाले केस में भी कहा था कि अगर रिलीजन और ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट के बीच में अगर डिबेट होती है, तो हमेशा ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट्स को ही प्रेफरेंस देंगे। रिलीजियस प्रैक्टिस को हम लोग प्रैक्टिस नहीं, चैलेंजेस करेंगे, इनको हम लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे, एज लॉन्ग एज वो कोर प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, देखिए मतलब धर्म के अंदर ना दो प्रैक्टिस होती है, एक होती है कोर प्रैक्टिस और एक होती है पेरिफेरियल प्रैक्टिस। पेरिफेरियल प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप ये बता, जैसे मंदिर जाना, ठीक है, मंदिर जाना इज लाइक अ कोर प्रैक्टिस। आप इसको, कोई कोई आपको रोक नहीं सकता, इफ यू आर हिंदू आप मंदिर जाओगे। पेरिफेरल प्रैक्टिस जो है वो दूसरी प्रैक्टिसेस जो रहती हैं कि मंदिर से कितनी दूर आपने चप्पल निकालनी है, शादी, वहां पे डोनेशन देना है कि नहीं देना है, इस तरह की चीजें। जैसे इस्लाम की बात करें तो जैसे नमाज पढ़ना, ये एक बिल्कुल फंडामेंटल कोर प्रैक्टिस है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा जैसे शादी, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये पेरिफेरल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके अंदर कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। ऐसा कोर्ट ने टाइम टू टाइम कहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें होगी। उसके अलावा 2018 में हमारा जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी कहा था कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी कोई डिजायर नहीं है, इंडिया में इसकी कोई नेसेसिटी अभी नहीं हमें नजर आती है। तो ये जो है हमारे लॉ कमीशन का एक मुद्दा था। तो यही बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर बताने की कोशिश की है, कुछ हिस्ट्री इसके अंदर बताई है। फिर उसके अलावा अभी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है। तो भैया जो गोवा में काम कर सकता है तो पूरे इंडिया में काम क्यों नहीं कर सकता, ये भी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, और ये क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल के अंदर, तो स्टेट भी इसके अंदर इंटरवीन कर सकते हैं। और इसी का यूज करते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग हमारे यहाँ पे यूसीसी लेके आएंगे। तो अगर उत्तराखंड के अंदर ये आ जाता है और अच्छा काम कर लेता है अगले 5-7 सालों में, तो डेफिनेटली पूरे इंडिया में भी इसकी अडोप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा बहुत सारे, ये आपको कोई याद वाद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एडवांटेज होंगे, यूसीसी अगर आ जाता है तो इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म होंगे, लीगल मैटर जो है वो और सिंप्लीफाई हो जाएंगे, नेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, जेंडर इक्वालिटी वगैरह यहाँ पे बढ़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग काम होगा, वो सारी चीजें। लेकिन देयर आर मेनी चैलेंजेस ऑल्सो।
ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे पर्सनल लॉज़ हैं, तो उनको सबको यूनिफ़ाइम करना अपने आप में लीगल बहुत बड़ा चैलेंज है। फ़ॉल्स परसेप्शन है, कई सारी कम्युनिटीज़ के अंदर ऐसा माना जाता है कि उनकी जो कल्चर प्रैक्टिसेज़ हैं, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। फंडामेंटल राइट का जैसे हमारे पास आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, राइट टू रिलीजन अफेयर्स। कुछ लोगों का मानना है कि उसको वायलेट करेगा। पॉलिटिकल विल पावर भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। 200 से ज़्यादा ट्राइब तो सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही रहती हैं। उनके अपने-अपने पर्सनल लॉ हैं, कस्टमरी लॉज़ हैं। तो क्या उनको भी आप यूनिफ़ाई करोगे? ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेनिफिट भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, उन सबको मिला के यू शुड हैव अ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तो कल हम लोगों ने टॉपिक किया था चंद्रयान 3 वाला, तो फाइनली इसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। चंद्रयान लॉन्च होगा जुलाई 14 को, ठीक है? तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये एक टॉपिक कल का है, इसलिए इसको आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कल हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से किया था। अचीवमेंट क्या है चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा बात किया था, वो सब हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपको दिए हुए हैं, तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।